么大蚯蚓，你竖起来了！臭小子वेलकम डियर रॉकर्ड्स। मूवी की शुरुआत दक्षिण के सौंग राजवंश के समय में होती है और इस समय मध्य के मैदानों में बाहर के देश लगातार हमला करते रहते हैं। तभी डी नामक एक विदेशी जनजाति मध्य मैदानों के एक शहर पर हमला करती है और उनके जंगली रूप होने के बावजूद भी उन्हें युद्ध की रणनीति इस्तेमाल करने का बहुत ज्ञान होता है और इसलिए सीधे शहर के दरवाजे को तोड़ने की जगह वो सैनिकों को अंदर भेजने के लिए बड़ी गुलेल का इस्तेमाल करते हैं और फिर जब उड़ते हुए सैनिक शहर के दरवाजा खोल देते हैं तब बाहर के सैनिक शहर पर हमला कर देते हैं और इस तरह वो दुश्मनों को मार गिराते हैं। तभी जनरल विलिन चॉन के नेतृत्व में सौंग सेना दुश्मन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से उनका दुश्मन से निपटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उनकी किस्मत अच्छी होती है कि ज़ेंग जुनबाओ नाम का एक व्यक्ति इस महत्वपूर्ण समय में शहर के सैनिकों की डी जनजाति के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जुनबाओ हुजी मार्शल संप्रदाय का छात्र होता है जो लड़ने में काफी अच्छा होता है और जिसकी वजह से बहुत ही आराम से दुश्मनों को हरा देते हैं। और इस युद्ध में वो अकेला नहीं लड़ता, उनसे लड़ने में मार्शल संप्रदाय की शिमी नामक एक लड़की उसकी मदद करती है जो कम उम्र होने के बाद भी लड़ने में बहुत ही अच्छी है। और युद्ध जारी रहता है, लेकिन जुनबाओ की मदद से सौंग सेना की जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है। लड़ाई चली रही होती है कि दुश्मन सेना की एक महिला योद्धा लिन चॉन को लड़ाई के लिए चुनौती देती है। अब ये देखकर कि लिन चाओ को अपने दुश्मन से लड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जुनबाओ उसकी मदद करने का फैसला करता है और फिर कुछ देर बाद लड़ने के बाद वो महिला योद्धा अचानक से पीछे हट जाती है। और वो इसलिए पीछे हट जाती है क्योंकि वो जुनबाओ से लड़कर जीतने के लिए वहां नहीं आई थी। उसका असली मिशन वहां से कुछ चुराना होता है और जब वो ऐसा कर लेती है तो वो सीधा डी जनजाति के सरदार जिसका नाम प्रिंस डी होता है उसके पास जाती है और उस चीज को उसको दे देती है। उसमें एक लंबी चाबी होती है जिसकी मदद से वो राक्षस संप्रदाय के गुरु को आजाद कर सकते हैं। और वास्तव में प्रिंस डी के हमला करने के पीछे यही राज था कि वो जुनबाओ से चाबी चुरा सके, जिस चाबी की जिम्मेदारी जुनबाओ को दी गई थी। और अब क्योंकि प्रिंस डी को वो चाबी मिल चुकी है जिसके लिए वहां पर आया था, तो प्रिंस डी अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश देता है। लेकिन जब वो सभी वापस जा रहे होते हैं तो दो योद्धा वहां से निकलने से पहले शिमी को अपहरण कर लेते हैं और तभी जुनबाओ को शिमी की पुकारने की आवाज आती है। और जैसे उसको पता चलता है कि उसका अपहरण हो गया है, वो एक घोड़े पर छलांग लगाता है और उनका पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाता है। उस जंगल का नाम फॉरबिडन होता है, लेकिन फॉरबिडन जंगल के अंदर जाने की कुछ देर बाद ही जो दो योद्धा शिमी का अपहरण करके ले जा रहे थे उनके घोड़े अचानक से रुक जाते हैं और डर की वजह से अपने पिछले पैरों पर उछलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब कुछ समय में पता चल जाता है कि क्यों घोड़े डर रहे थे। वहाँ पास ही में एक बड़ा सा जीव उनका पीछा कर रहा होता है। जंगल पूरी तरह से शांत होता है, कोई भी आवाज नहीं आती और वो दोनों उस जीव के सामने आने का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक जमीन के अंदर खींचा चला जाता है। वो एक बड़ी कैटरपिलर होती है जिसका निशाना अब आखिरी बचा हुआ सैनिक होता है। लेकिन तभी सौभाग्य से जब बड़ी कैटरपिलर सैनिक को पकड़ती है, उसी समय जुनबाओ शिमी को बचाने के लिए आ जाता है। जुनबाओ उस गुरु से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कहीं से एक लड़की वहां जाती है और उस जानवर को काबू में कर लेती है। उस लड़की का नाम यूइर होता है जो उनको बताती है कि जंगल का ये इलाका उसके पालतू विशाल कैटरपिलर का है और वो जुनबाओ से कहती है कि उसे उसकी मर्जी के बिना इस जंगल में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बताता है कि उसे शिमी को बचाने के लिए जंगल में आना पड़ा। अब ये सुनकर यूइर जुनबाओ और शिमी को वहां से निकलने देती है। अब इसी दौरान दिखाते हैं कि विलिन चॉन और सैनिक मांगने के लिए शहर के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन अधिकारी बेपरवाह की तरह उससे कहता है कि और सैनिक कभी नहीं पहुंचेंगे। और ली चॉन ये बात सुनकर बड़ा ही चौंक जाता है। फिर वो अधिकारी को अपनी उस परिस्थिति को समझाने की कोशिश करता है जिससे वो अभी सामना कर रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी कहता है कि अगर वो अपने शहर को भी बचा भी ले, लेकिन अगर भविष्य में दुश्मन फिर से हमला करते हैं तो वो उससे बच नहीं पाएंगे। और फिर अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वो उससे और भी नाराज हो जाता है क्योंकि लिन चॉन उसके दोपहर के खाने के बीच में आ गया है। और फिर अब यहाँ से लिन चॉन समझ जाता है कि वो अधिकारी उसकी बात नहीं सुनेगा और फिर उनको बिना परेशान किए वो वहां से चला जाता है। अब वो मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन राज्य की भयानक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही डर रहा होता है। और फिर जुनबाओ लिन चॉन से मिलता है और उन्हें थोड़ी वाइन पीने के लिए देता है। वो दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। जुनबाओ को बचपन से ही मार्शल आर्ट्स के कॉलेज में जाना था, जबकि लिन चॉन को सेना में। और अब अपने दोस्त की लड़ने की कुशलता को देखकर वो जुनबाओ को सेना में लेना चाहता है। उसे लगता है कि युद्ध के मैदान में उसके होने से वो अपने राज्य के दुश्मनों को आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जुनबाओ सीधा उसके प्रस्ताव को मना कर देता है और कहता है कि उसे हमेशा युद्ध के मैदान में रहने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं कि जुनबाओ एक बूढ़े आदमी से मिलने जाता है जो पिछले 12 साल से बंदी होता है। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि हुजी संप्रदाय का बहुत बड़ा दुश्मन होता है जिसका नाम जिंग है और प्रिंस डी दानव संप्रदाय के गुरु जिंग को ही आजाद करना चाहता है।
और जुनबाओ जेल में जिंग से ये पूछने आता है कि क्या वो उसको थोड़ी वाइन के बदले दानो संप्रदाय के लड़ने के तरीके सिखा सकता है। लेकिन हुजी संप्रदाय के छात्रों को दानो संप्रदाय के तरीके सीखना और अभ्यास करना बिल्कुल मना है, लेकिन जुनबाओ इस बात की परवाह नहीं करता। इसके अलावा संप्रदाय के सरदार को चुनने का समारोह जल्दी रखा जाता है। जुनबाओ सोचता है कि कुछ नए लड़ने के तरीकों से वो आसानी से जीत सकता है और दूसरे उम्मीदवारों को ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये चीजें सीख रहा हूँ। वास्तव में हुजी संप्रदाय में सरदार को चुनने के लिए उम्मीदवारों को अखाड़े में लड़ना होता है और जो कोई भी ये जीतेगा वो संप्रदाय का नया सरदार होगा। और जब चुनने का दिन आता है तो एक दूसरा छात्र सरदार बनने के लिए सबसे ज्यादा योग्य होता है, खासकर जब वो दूसरे प्रतियोगियों को आराम से हरा देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे अपना सरदार चुनने वाले होते हैं, जुनबाओ वहां आखिरी समय में आ जाता है और प्रतियोगिता को जारी रखता है। जुनबाओ को अपने प्रतिद्वंदी को हराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो अपनी नई राक्षसी स्किल से प्रतिद्वंदी को आराम से हरा देता है। तभी संप्रदाय के गुरु बूढ़े उसकी इस टेक्निक को पसंद नहीं करते। वो उसको इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही डांटते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि वो अब कभी भी दानव संप्रदाय के तरीकों को सीखने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तभी जुनबाओ कहता है कि कोई भी मार्शल आर्ट सीख सकता है, क्योंकि कोई भी महान और बुरी टेक्निक जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल उसका इस्तेमाल करने वाले का दिल और इरादे मायने रखते हैं, ना कि टेक्निक। लेकिन गुरु उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने तरीकों पर विश्वास होता है और इसी वजह से प्रतियोगिता को वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर सही होते हैं। और जब सब वहां से चले जाते हैं, जुनबाओ वहां आराम करके बैठ जाता है और शिमी के साथ हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे से उसकी हंसी चली जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि संप्रदाय के गुरु ने जो उसे कैद की चाबी को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी दी थी, उससे वो चाबी गुम हो गई है। पहले तो बहुत ही घबरा जाता है, लेकिन अब वो ज्यादा देर इस बारे में नहीं सोचता। और इसी दौरान हमें पता चलता है कि यूइर जो कैटरपिलर को कंट्रोल करती है वो जिंग की बेटी है, जो कुछ समय के लिए अपने पिता की जगह संप्रदाय की मुखिया बनती है। और वो ये जानकर बहुत ही गुस्से में होती है कि संप्रदाय के कुछ लोग डी जनजाति का साथ दे रहे हैं और अब डी जनजाति उनके पास आती है और हुजी संप्रदाय को खत्म करने के लिए उनका सहयोग मांगती है। और वो उसको कहते हैं कि अगर वो उनकी मदद करती है तो प्रिंस डी उसके पिता को आजाद करने वाली चाबी उसे दे देंगे। लेकिन फिर भी वो उनका साथ देने से मना कर देती है और जैसे ही वो उसका साथ देने से मना करती है, प्रिंस डी का एक आदमी उस पर अचानक से एक जहरीले हथियार से हमला कर देता है। वो उसे बताते हैं कि अगर इस जहर का इलाज 3 दिन में नहीं किया गया तो वो मर जाएगी। लेकिन उसके लोग इस बात को सुनकर भी उसकी मदद करने के लिए नहीं हिलते, जैसा कि उन्होंने अभी से अपनी वफादारी प्रिंस डी को सौंप दी हो। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर वो उससे अभी अकेले में लड़ेगी तो वो उससे जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। अब अगली दोपहर जुनबाओ रोज की तरह वाइन पीता हुआ जंगल से जा रहा होता है और कुछ दूर चलने के बाद वो यूइर को एक बांस के पेड़ के पास देखता है और शरीर में जहर फैलने की वजह से उसकी हालत बहुत ही गंभीर होती है। लेकिन अब क्योंकि वो संप्रदाय का मुख्य है तो वो अपने पास हमेशा हुजी तरीके से बनी हुई यिंग-यांग गोली अपने साथ रखता है, जो हर तरह के जहर से इंसान को ठीक कर सकती है। और फिर वो ये गोलियां उसको दे देता है और फिर धीरे धीरे दवाई काम करना शुरू करती है और उसका जहर का असर खत्म होता है। अब बाद में रात को दिखाते हैं डी जनजाति और दानव संप्रदाय की सेना जिंग को बचाने के लिए हुजी संप्रदाय के ठिकाने पर हमला करती है और हुजी संप्रदाय में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनको रोक सकता है, इसीलिए बिना किसी मुश्किल से वो उसको वहां से छुड़ा लेते हैं। और हमले के दौरान जुनबाओ यूइर से बातें कर रहा होता है जो ठीक हो गई होती है और तभी शिमी भागती भी आती है और उसे बताती है कि उनके हमले पर क्या हो गया है। अब वो भागकर वहां पर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पहुंचने में बहुत ही देर हो जाती है। सभी छात्र, गुरु और संप्रदाय के मुखिया मर चुके होते हैं, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मुखिया जुनबाओ को संप्रदाय के मुखिया की जगह दे देते हैं और कहते हैं वो और शिमी हुजी संप्रदाय के आखिरी वंशज है, इसलिए उन्हें जिंदा रहना ही होगा और भलाई को भी जिंदा रखना होगा। अब कुछ दिन बीतने के बाद जुनबाओ को आखिर समझ में आ जाता है कि जो चाबी वो संभाल रहा था उसे डी जनजाति के योद्धा ने तब चुराया जब वो लड़ रहे थे। लेकिन अब ये बात समझने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत ही देर हो चुकी है। वो समय को बदल नहीं सकता और अपने साथियों और गुरु को वापस भी नहीं ला सकता जो उसकी लापरवाही की वजह से मारे गए हैं। वो सिर्फ ये कर सकता है कि मुखिया के आखिरी शब्दों का पालन करे और आगे बड़ी और अच्छी जिंदगी बिताए। फिर जब रात होती है तो जिंग अपनी बेटी यूइट से मिलता है और अपने साथ उसे संप्रदाय में वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो तुरंत उसकी बात नहीं मानती। इसके बजाय वो उसको बताती है कि उनके लोगों ने डी जनजाति के साथ हाथ मिलाकर उसको धोखा दे दिया है। उसका मानना है कि डी जनजाति के द्वारा हुजी संप्रदाय को खत्म करने के बाद वो उसके पिता की शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन जिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं होता। वो अभी भी पूरे राज्य से चिढ़ता है, खास तौर पर उन 8 मार्शल आर्ट संप्रदाय से जिन्होंने दानव संप्रदाय को खत्म करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने यूइर को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी।
फिर भी जिंग अपने ठिकाने पर वापस जाता है और जिन लोगों ने उनके सांप्रदाय को धोखा दिया और यूर को मारने की कोशिश की थी उन्हें वो सजा देता है। लेकिन इसी बीच मुखौटा पहना हुआ डी जनजाति का एक आदमी वहां आता है और 8 सांप्रदाय को खत्म करने के लिए उसका साथ मांगता है। जनजाति का जिंग पर एहसान भी है, इसलिए वो सोचते हैं कि जिंग उसकी बात को नहीं ठुकराएगा। लेकिन अचानक से जिंग उसकी बात का जवाब उस पर एक तलवार फेंक कर देता है। लेकिन मुखौटा पहना हुआ व्यक्ति तलवार को पकड़ लेता है और बहुत ही आसानी से उसको मोड़ देता है। अब दूसरी ओर जुनबाओ को दिखाते हैं जो दानव संप्रदाय से बड़ा ही गुस्सा है और फिर वो आखिरकार 8 संप्रदाय के मुखियों से मदद मांगने जाता है जो एक बैठक के लिए आए होते हैं। हालांकि उन्हें शुभकामनाएं देने के बाद वो वहां आने का असली कारण बताता है, जिसे सुनकर 8 मुखियों में से कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंग उन सभी को मार चुका है और वो अचानक से जुनबाओ के सामने आता है और फिर गुस्से में जुनबाओ दानव संप्रदाय के मुखिया पर हमला कर देता है और वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो जिंग से हारने वाला होता है यूर उसकी लड़ाई रोक देती है और अपने पिता को बताती है कि जुनबाओ ने उसकी जान बचाई थी। और ये बात सुनने के बाद जिंग उसको जाने देता है। लेकिन जैसे ही जिंग और यूर वहां से जाने लगते हैं मुखौटा पहना हुआ आदमी वहां जाता है और बाहर जाने के रास्ते को बंद कर देता है और उससे जबरदस्ती लड़ने को कहता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ देर लड़ने के बाद जिंग वो लड़ाई हार जाता है। अब जिंग को हारता देख जुनबाओ उसकी जगह मुखौटा पहने हुए व्यक्ति से लड़ता है, लेकिन वो भी मुखौटा पहने व्यक्ति से लड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसका मुखौटा उतार देता है और अब सभी को पता चलता है कि मुखौटे के पीछे कौन है। वो उसके बचपन का दोस्त जनरल विलिंचॉन होता है। और यहाँ पर आखिरकार पता चलता है कि चाबी लिंचॉन ने चुराई थी और उसी ने उसे महिला योद्धा के पास फेंक दिया था। उसने ये धोखेबाजी इसलिए की थी क्योंकि वो बेईमान अधिकारियों से परेशान हो गया था जिन्हें शहर के लोगों और सैनिकों की कुछ भी परवाह नहीं थी और उन्हीं की वजह से दुश्मन महल की सीमा में घुस गए थे। फिर लिंचॉन जुनबाओ को उनसे जुड़े रहने का मौका देता है और वो उससे कहता है कि एक दूसरे के साथ वो दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन जुनबाओ उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वो कहता है वो उसको पहले भी मना कर चुका है तो अब वो उसका साथ क्यों देगा जब वो एक खतरनाक पागल की तरह दिख रहा है। तभी शिमी भी लिंचॉन से नाराज होती है। वो उसको मारकर उसका मुंह बंद करना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है। वो उसका गला दबाता है और उस बेचारी बच्ची को जहर दे देता है। अब ये देखकर जुनबाओ उसकी मदद करने की कोशिश करता है और लिंचॉन को लगातार मारता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता बल्कि लिंचॉन उसको हरा देता है। अब इस समय जिंग भी समझ जाता है कि वो उस राक्षस से जीत नहीं सकते, इसीलिए वो बड़े कैटरपिलर को वहां बुलाता है और उसे यूर, जुनबाओ और शिमी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। और अब उनके जाने के बाद वो खुद लिंचॉन को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वो उससे मुकाबला नहीं कर पाता और लिंचॉन के हाथों मारा जाता है। अब उनके वहां से जाने के बाद शिमी जहर को सहन नहीं कर पाती और वो भी जुनबाओ के हाथों में मर जाती है। तभी अगले दिन शिमी की कब्र के पास वो बैठा रहता है और अपने आप को संभाल रहा होता है, लेकिन दुश्मन उसे कुछ देर वहां बैठने का मौका भी नहीं देते और इस बार वो दानव संप्रदाय के 2 मुख्य योद्धा से एक साथ लड़ता है और वो उस पर बेरहमी के साथ हमला करते हैं और उसको नदी में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ जुनबाओ को वो शांति मिलती है जिसकी उसको जरूरत होती है। वो सांप्रदाय के सरदार की कही बात को याद करता है। यूर, जिंग और लिंचॉन उसे प्रेरणा देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। और फिर अचानक से 2 मछली यिंग और यांग उसके पास तैरने लगती है और किसी न किसी तरह वो उसको जगाती है और उसे सभी हुजी टेक्निक और गुप्त ताइची टेक्निक सिखा देती है। और फिर वो अपनी नई शक्तियों के साथ वो उन दोनों दुश्मनों को हरा देता है। फिर दिखाते हैं कि प्रिंस डी लिंचॉन की काम की तारीफ करता है। उनकी ये रणनीति होती है कि 8 सांप्रदाय के मुखियों को मारना है जो शहर की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। फिर वो प्लान करता है कि अगले दिन प्रिंस डी मध्य के मैदानों पर हमला करेगा और वो चाहता है कि लिंचॉन उसकी सेना की अगुवाई करे। लेकिन लिंचॉन प्रिंस डी का आदमी बनकर नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी अलग योजना होती है। अब उसके बाद वो जनजाति के आदमी को मार देता है और प्रिंस डी पर हमला करता है। तभी कुछ समय बाद जुनबाओ और यूर आखिर में सब खत्म करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और फिर भी वो लिंचॉन को उसका मन बदलने के लिए एक मौका देते हैं, पर लिंचॉन उनकी बात को अनसुना कर देता है और अपनी गलती मानने से मना करता है। दुनिया के धोखा देने के बाद अब उसका उन पर विश्वास उठ गया है और इसीलिए उनके विवाद को सिर्फ लड़ाई के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो लड़ाई करने लगते हैं अचानक से बड़ा कैटरपिलर यूरी की मदद करने आता है। कैटरपिलर को देखकर लिंचॉन के दिमाग में योजना आती है और उसे अंदाजा होता है कि जुनबाओ की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, तो क्यों ना वो भी ऐसा कुछ करे जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए। और वो बड़े कैटरपिलर के पास जाता है और हाथों में उसका दिल निकाल लेता है। उसे लगता है कि किसी प्रकार उसका दिल खाने से उसकी ताकत बड़ी हो जाएगी और फिर आखिर में लिंचॉन जुनबाओ को आसानी से हरा देता है क्योंकि उसकी टेक्निक काम ही नहीं करी थी। फिर जुनबाओ और यूर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं और फिर यूर एक ऐसी जगह को ढूंढती है जहां वो अपनी जिंदगी गुजार सके और जुनबाओ पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मैंने और भी कई इस तरह की मूवीज के एक्सप्लेनेशन किए हैं। उनमें से एक है इमॉर्टलिटी मरमेड और दूसरी है बीस्ट बिगिंस हंट। आपको ये दोनों हमारे थंबनेल पर दिख रहे होंगे, जाइए एंड एंजॉय कीजिए।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लग गई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।